वेलकम बैक टू जेड प्लस अकेडमी चैनल। आज आप लोगों को 10th क्लास बोर्ड वाले बच्चों के लिए जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप बताया गया, ठीक है, उसी तरह एक नज़र हम भारतीय राष्ट्रवाद मीन्स नेशनलिज्म इन इंडिया पर कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, आपको एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि साइंस साइड वाले बच्चे क्यों आर्ट साइंस का सब्जेक्ट ले करके भी, ठीक है, वह साइंस स्ट्रीम से पूरी तरह आ करके एकाएक आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स लेते हैं और यूपीएससी और आईएसपीसी जैसे आईएसपीसी कॉम्पिटिशन्स है, ठीक है, उसको तुरंत क्रैक कर लेते हैं आर्ट सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लेकर के। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह एक साइंटिफिक प्लान से चलते हैं, ठीक है, और आप जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं वह एक तरफा पूरा अध्ययन करने में भिड़े रहते हैं, ठीक है, बट जो साइंस साइड स्टूडेंट होता है वह उसको एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ढंग से इस ढंग से स्टडी करता है कि कम से कम समय में वह टोटल सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट साइंस साइड का स्टूडेंट हिस्ट्री आगे सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, और जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका टोटल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन वो आता है मात्र 1 साल के अंदर वह पूरी तरह तैयारी भी करता है और तैयारी करके इसके बाद बीट क्रैक करके उसी ईयर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो साइंटिफिक स्टडी चलते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री भारत में नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है, तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि सबसे पहले एक स्केलेटन तैयार करिए, ठीक है। स्केलेटन की हालांकि स्टार्टिंग तो 1757 प्लासी का युद्ध से ही अंग्रेजों का कब्जा शुरू हो जाता है, ठीक है, सिराजुद्दौला को हराने के बाद। लेकिन मेनली अभी एक शॉर्ट पार्ट दे रहे हैं आपका फ्रीडम स्ट्रगल, चूंकि मेन हमारा कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ हेड करते हैं, एक स्केलेटन ये 7 पॉइंट पर आप बना दीजिए। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, जो स्ट्रगल शुरू हुआ फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का और ऑर्गेनाइज्ड रूप में, जिसमें आपका आम जनता भी शामिल थी, तो वह कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है, ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना जो होती है, हम आपको बता दें 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसमें पूरे जितने भी भारत देश के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, वकील होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, वह सब लोग मिल करके अंग्रेजों के अगेंस्ट देश की तरफ से एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ से सफर उसमें आगे बढ़ता है। आप जानते हैं उसमें 2 तरह के थे, जो एक एक्सट्रीमिस्ट थे और दूसरे मॉडरेट्स थे, मीन्स एक गर्मपंथी थे, दूसरे नरमपंथी थे। तो उन दोनों के मिलान से वो आगे बढ़ता रहा। फिर दूसरा जो पड़ाव आता है मेन इंपॉर्टेंट जो इंडियन स्ट्रगल में, यह आता है बंगाल डिवीजन, ठीक है। आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय रहा 1899 से 1905 तक था जो है, और उसके पीरियड को मिशन, ओमिशन और कमीशन का पीरियड बोलते हैं। तो उसने कर्जन की बहुत बड़ी भूल उसने किया, जो कि जहर आज तक चल रहा है भारत देश में। वह क्या किया कि धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे बंगाल का डिवीजन कर दिया। एक पूर्वी बंगाल बनाया और एक पश्चिमी बंगाल बनाया। पश्चिमी बंगाल जो आज आपका है, अब पूर्वी बंगाल जो आज प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश है। कुल मिला जुला करके जो उधर की तरफ है उसमें वह मुस्लिम बाहुल्य था, और जो पश्चिमी बंगाल था ये हिंदू बाहुल्य था। तो उसके आधार पे उसने डिवीजन किया कि हिंदू मुस्लिम की एकता जो यूनिटी है इनको डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है ना। तो दूसरा पड़ाव ये आता है, और जब ये डिस्टर्ब किया तो 7 अगस्त 1905 से, ठीक है, कलकत्ता टाउन हॉल, बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल से एक मूवमेंट शुरू होता है कि हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को बांटा जा रहा है, अंग्रेज सब बांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ताकि हमारी ताकत कमजोर हो, उनके खिलाफ स्ट्रगल ना होने पाए, विद्रोह ना होने पाए, ठीक है। तो वहाँ से विद्रोह शुरू होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से, और उस जो आंदोलन होता है उस आंदोलन का नाम होता है स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, मीन्स स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है ना। कि जो भी चीज़ें हैं अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड है, उनके एम्पायर, उनकी भी जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम डिपेंड न रहें, बल्कि हम अपना खुद की चीज़ों पर भरोसा करें जो हमारे देश के अंदर खुद है, जो हम अपने से पैदा करते हैं, और साथ साथ विदेशी चीज़ों का मतलब ट्रिपल सी का बहिष्कार। ट्रिपल सी में क्या था? कोर्ट, कॉलेज, अखलाक, तीनों सी से हैं, इसलिए ट्रिपल सी इसमें आया है, ट्रिपल सी। और एक 4 4th सी भी कर सकते हैं, काउंसिल, परिषदों का बहिष्कार, ठीक है।
तो कुल मिला जुला करके आप पहला पड़ाव फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस शुरू करते हैं, दूसरा पड़ाव बंगाल डिवीजन से आता है, ठीक है। यह इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होम रूल मूवमेंट आता है। 1916 का होम रूल मूवमेंट आता है, जिसको बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट साहिबा ने उसको स्टार्ट किया। और यह किसकी तर्ज पर था? यह जो आयरलैंड का आयरिश होम रूल मूवमेंट था, ठीक है, आयरलैंड का आयरिश होम रूल मूवमेंट था, जिसको दैट वाज स्टार्टेड बाय ग्रेट थिंकर रेमंड साहब के द्वारा। आज भी आप लोग रेमंड का नाम सुनते होंगे, जो सूट बनता है रेमंड का, लिखता है या प्रचार आता है कि रेमंड सिंस 1925। तो वो रेमंड जो है वह होम रूल मूवमेंट आयरलैंड में शुरू की थी। उन्हीं के तर्ज पर देश में होम रूल मूवमेंट शुरू होता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट भाग लेते हैं, ठीक है, उसको ड्राइव करते हैं। तमाम इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आता है खिलाफत नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष जो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का, उसमें नेक्स्ट जो स्टॉपेज आता है आपका खिलाफत नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है, यानी खिलाफत असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। खिलाफत असहयोग आंदोलन जानेंगे, इसके बारे में क्या है कि आप जानते हैं 1914 से 1918 तक, ठीक है, 1918 तक यह चलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश आर्मी एक तरफ अलायंस फोर्सेस थी, जिसमें आपका इंग्लैंड रहा, फ्रांस रहा, अमेरिका रहा, और दूसरी तरफ में आपका इटली है, तुर्की है, जर्मनी है, ठीक है। दूसरे विंग में ये सब थे। अब क्या है कि चूंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनको अगर भारत की हेल्प मिलती, भारत के लोगों की हेल्प मिलती, इससे संसाधन भी हैं और लोग भी इसके युवा हैं, अगर वो आर्मी में भर्ती होकर के ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ेंगे तो ब्रिटिश जो आर्मी होगी वो मजबूत होगी, ठीक है। तो वह जितने भी आपके स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले लीडर्स थे, आम जनता थी, उनको अपने बहकावे में लिए कि नहीं हम ये करेंगे, आपको हम शासन में भागीदारी दे देंगे, ठीक है, और काफ़ी हद तक रियायतें देंगे, बशर्ते आप लोग हमारा इस वर्ल्ड वार में हेल्प करेंगे। ब्रिटिश एम्पायर नहीं बोला। अब देखिए, जब यहाँ तक कि गांधी और तिलक भी गांव-गांव जा करके नव युवकों को तैयार करते रहे, भारतीय सेना भर्ती कराते रहे कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ बोले कि, और वहाँ मुस्लिमों का एक अपना एक था मुद्दा कि अगर हम आपको सहायता तभी करेंगे जब आप तुर्की जो आपके अगेंस्ट लड़ रहा है उस पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी तब, क्योंकि टर्की में जो इस्लाम का खलीफा होता है वह आसीन होता था तुर्की में। इसलिए जो है पूरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए वह रिलीजियस पार्ट था, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब वो जीत जाते हैं, ठीक है, इसके बाद अपने कहे वादे पर नहीं उतरते हैं। वादे पूरे करने की बात तो दूर, वहां पर एक करते हैं कि एक रॉलर्ट एक्ट, सिडनी रॉलर्ट जो यहाँ का चीफ जज था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ब्रिटिश इंडिया में, तो वो क्या करता है, एक एक्ट पास कर देता है कि इनको किसी तरह का वो नहीं, जिसको जब चाहे बिना किसी क्वेश्चन के, बिना कुछ बताए, जब चाहे तब ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश पुलिस जो गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो इसको रॉलर्ट एक्ट बोला गया और इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं भारतीय इतिहास में, और साथ साथ इसको बोलते हैं बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, ठीक है। अब सोचिए, तब गांधी ने कहा कि हम अच्छे भोजन की इच्छा किए हूँ, पता चला हमें कंकड़ पत्थर परोस दिए गए हैं। यानी वो गांव-गांव जाकर के जो है युवकों को तैयार करते थे और साथ साथ भाई ब्रिटिश सेना को हेल्प करने के लिए बोलते थे, क्लियर है। अब बाद में पता चला ब्रिटिशर्स जीतने के बाद रियायतें और पॉलिटिकल भागीदारी की बात तो दूर, पता चला और जेल में बंद करने लगे बिना किसी जुर्म के, ठीक है। तो इस पर आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया। ये आपका जो टाइम है ध्यान में रखिएगा 1919 और 20, यह दौर रहा जब आपका खिलाफत नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ। और खिलाफत चूंकि जब क्या किए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के बाद वह टर्की का विभाजन कर देते हैं, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी वाज कंप्लीटली इरिटेटेड, ठीक है।
इसलिए उन्होंने, चूंकि खलीफा के अगेंस्ट हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन से इसकी जो है स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पड़ाव आपका आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आपका जो टाइम आता है यह 1930, ठीक है, 1930 से आपका 32 तक ये चलता है, 2 दौर चलता है। ठीक है। इसमें इसको डांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं, इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो इसके बाद का ये चरण आता है जिसमें गांधी अपना 78 अनुयायी फॉलोअर्स के साथ, ठीक है, समुद्र तट किनारे जाते हैं। वहाँ पर समुद्र का पानी लेकर के उबाल करके वहाँ पर नमक बनाते हैं, और यह इस बात का इंडिकेशन था कि यह देश मेरा है, ठीक है, हम अपना नमक खाते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है। इस पर क्या हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में बड़े पैमाने पर मास मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है। अब ब्रिटिश जो एम्पायर था वह बिल्कुल इससे क्या हो गया, घबरा गया कि नहीं, इतना बड़ा अगर सैलाब होगा तो हमारा जो रूल है हो सकता है पूरी बिस्तर हमको बांधना पड़े। ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मेलन के लिए इंग्लैंड बुलाया जाता है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं होता। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं गांधी, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपका नेक्स्ट पड़ाव है। इसके बाद फिर आगे 1942, ठीक है, 1942 का 1942 का इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी पूरी तरह कंप्लीटली थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रांग फॉर्म में आ जाते हैं। भारत देश से अपील करते हैं कि नहीं, अब अंग्रेज बिल्कुल यहाँ से छोड़कर चले जाएं, अब ये देश मेरा है और हम इस पर शासन करेंगे। ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 का रहा। इसके बाद फिर आप आगे चलते हैं वेवेल्स का प्लान। वेवेल्स का जो है ये आपका जो है 1944 का है। ठीक है। ये 46 तक जो है ये वेवेल्स का प्लान चलता है। ठीक है। कि शिमला समझौता की इसमें हम काफ़ी ढेर सारी चीज़ें रियायतें दे देंगे, जो है आपको हम शासन लगभग पूरा दे देंगे। ठीक है। वेवेल्स प्लान में माउंटबेटन प्लान जो आपका रहा ये भी 1947 का। ठीक है। 1947, ठीक, ये आपका माउंटबेटन प्लान। तो इसमें आप जानते हैं कि इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आती है। ठीक है। इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आती है, तो वहाँ पर ब्रिटिश प्रीमियर क्लेमेंट एटली बनते हैं। और क्लेमेंट एटली जो है, अब देखिए 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से इंग्लैंड में प्रीमियर बने थे, उनकी एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन होती है अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत के प्रसंग में उनकी हिस्टोरिक घोषणा होती है कि जून या 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि बाई जून 1948 इंडिया विल बी फ्रीड, मीन्स भारत देश को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन को न्यू वायसराय बना करके अंतिम वायसराय के रूप में आते हैं माउंटबेटन। ठीक है। फिर आप जान रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। ठीक है। यह स्वतंत्रता मिलती है कितनी, कई सौ सालों के बाद। ठीक है। तो आप एक फ्रेम से चलते हैं, जो साइंस का स्टूडेंट होता है हमेशा एक फ्रेम से चलता है कि वह पहले के स्केलेटन बना लिया कि पहले कांग्रेस की स्थापना है, इसके बाद फिर बंगाल डिवीजन होता है, बंगाल डिवीजन का दूसरा हिस्टोरिक घटना होती है, इसके बाद उसी में स्वदेशी बाइकाट मूवमेंट है, फिर मार्लियामेंटो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार होता है, फिर 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता है। ठीक है। फिर 1916 में ही होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और इनोवेशन द्वारा चलाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका रॉलेट एक्ट आता है। ठीक है। जिसको काला कानून बोलते हैं। और रॉलेट एक्ट की वजह से आप देखिए उसमें जलियांवाला बाग मासकर होता है 13 अप्रैल 1919 को, 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं नॉन कोऑपरेटिव 1919 में
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। फिर 1929 की लास्ट से आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरी बार आता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर इसके बाद 1900 जो 35-36 का टाइम था, यह क्या था, कांग्रेस का आपसी कलह का दौर था और गांधी अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबल्स लोग थे उनके उद्धार के लिए उनको उनके समाज में उनके जीवन को, सोच को, स्तर को बढ़ाने के लिए वह उसमें लग गए। फिर आपका आता है 1942 का 1942 का समय आता है जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद 1946 का शिमला समझौता आता है। फिर इसके बाद 3 साल की घोषणा होती है, हिस्टोरिक डिक्लेरेशन अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया कंट्री आज़ाद हो जाता है। तो जब एक फ्रेम पूरा आपका बन जाता है तो बीच बीच की घटनाएं आप अध्ययन कर सकते हैं और क्या क्या इन सब, और ध्यान रखिए 10th क्लास वाले बच्चे कि यही जो मेन टॉपिक्स हैं जिस पर जो है आपके क्वेश्चन उठाता है, कभी भी देखिएगा आप उठाकर, तो इन सब क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को देता है, ठीक है। अभी तो बस एक आप लोगों को हमने वो दिया है कि सिंपल सा फ्रेम दे दिया है, लेकिन अब एक हम वीडियो नेक्स्ट हमारी किसी समय एक ऐसी वीडियो निकलेगी जिसमें टोटल का टोटल जो क्रॉनिकल्स है, ठीक है, क्रॉनिकल्स है, एनल्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया है, वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप क्रम में करके फुल स्केलेटन हम आपको दे देंगे, ठीक है। उससे आपका जो भी नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक है यह पूरी तरह आपका तैयार होगा। तो प्लीज़ आप लोग जब भी वो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और साथ साथ लाइक भी करिए और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप प्लीज़ जो है शेयर करिए जो है, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू।